नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज 15 अगस्त 1947 पर जो स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है, मैं उन पर आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं। तो आप को मैं उस भारतीय इतिहास को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस इतिहास में हमारे पूर्वजों ने किस तरह के त्याग और बलिदान का परिचय दिया और उस त्याग और बलिदान का हम किस तरह जीवन में उतार रहे हैं और उसके अनुसरण किस तरह कर रहे हैं। उस समय के स्वतंत्रता सेनानी, भारत को स्वतंत्र जिन्होंने कराने में अपने जीवन के अंतिम इच्छाओं को दमन कर दिया, भारत माता को आजाद कराने के लिए जिंदगी की सारी खुशी को हंसते हंसते कुर्बानियां दे दी। मैं उन्हीं में से एक महापुरुषों के बारे में मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। आजादी थोड़ी सी प्रयास की चीज नहीं है। आजादी पाने के लिए इंसान को हजारों पीढ़ियों को बलिदान देना पड़ता है। एक पीढ़ी में इंसान आजाद नहीं होता है। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए, अंग्रेजों की बैरियों को तोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने 1857 से पहले भी कितने विद्रोह किए हैं। और वो स्वतंत्रता की प्रथम विद्रोह था, क्योंकि उस समय जो विद्रोह थी वो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वहीं से भारत को आजाद कराने की नींव डाला गया था और लगातार 1947 तक संघर्षरत रहा और तब जाकर के हमें 15 अगस्त को पूर्ण रूपेण आजादी मिली, कानूनन तौर पर। तो आजादी के पीछे हमारे पूर्वजों ने क्या योगदान दिया है, नहीं दिया है, वो आपके इतिहासों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जो आप अपने इतिहास को भूल रहे हैं, अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान को पैरों तले कुचल रहे हैं, भोग विलास में अपने आप को तल्लीन कर रहे हैं, वही पश्चिमी सभ्यता को भारतीय भूमि से मिटाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने महत्वाकांक्षाओं की कुर्बानियां दी, कितने हमारे वीरांगनाओं के सिंदूर खत्म हो गया, हरी चूड़ियां खनकती थी वो खत्म हो गया। और आज उन्हीं का त्याग और बलिदान को हम भोग विलास के रूप में लेते हैं और सुख अमन चैन का जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन थोड़े पीछे इतिहास को मुड़ करके देखिए, उनमें कैसी तमन्ना, कैसी जोश और कैसी त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी, जिन्होंने अपने सुख को पैरों तले कुचल करके और आने वाले पीढ़ी के लिए क्या सोच रखा और हम सब क्या सोच रहे हैं। आज वो अपने जीवन को नहीं त्यागते,
तो आज हम अमन चैन की जिंदगी नहीं ले सकते थे। 13 अप्रैल 1919 की एक घटना है। 13 अप्रैल 1919 की एक घटना है। जलियांवाला बाग। जनरल ओ डायर ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा को संबोधित हुआ था। उसमें भारत को कैसे आजाद किया जाएगा, हम अपने देश से अंग्रेजों को कैसे खदेड़ कर भगा सकते हैं, और तरह तरह के इंटरनल प्लान तैयार किया जा रहा था। वहां पर सभा लगी थी भारत के शीर्षस्थ नेताओं को, शीर्षस्थ जनता को, और निहत्थे जनता वहां एक दूसरे के हृदय की बातों को वो रख रहे थे, और वह भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्लान तैयार कर रहे थे। जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में है। जनरल ओ डायर को पता चला कि भारतीय एक गुप्त सभा, गुप्त मीटिंग रखा है, जिसमें हमारे ऊपर, विलायती के ऊपर षड्यंत्र रच रहा है। गुप्त रूप से किसी लफंगे ने उनको सूचना दे दिया, चापलूसों ने सूचना दे दिया। वहां से जनरल ओ डायर सेना को, भारतीय सेना को लेकर के चले और जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरवा दिया। गिरवा करके और ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया कि धुरंधार गोली चलाओ, जितना चलाना हो उतना चलाते रहो। भारतीय सैनिक को तो ऑर्डर का गुलाम था, आदेश का गुलाम था, तो उनको तो करना ही था। उन्होंने इतना अंधाधुंध गोलियां चलाया, इतना अंधाधुंध, हजारों के हजार उस समय में गोली का शिकार हो गए। कितने कुएं में कूद करके मर गए, कितना कुचल गए, इतना खून से वह जगह लथपथ हो गया कि वहां की मिट्टी भी लाल हो गया, लाश का ढेर लगा दिया था। इस नरसंहार जो था वो इस संसार में, इस विश्व में प्रथम था। उसी समय बहुत से नवयुवक था, उसको देख करके आत्मा में एक प्रकार की आवाज निकला आत्मा से, और आत्मा को झकझोर दिया वो दुर्दशा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर नाथ, तमाम क्रांतिकारी को ज्वाला भड़क गया, बर्दाश्त नहीं हो पाया, बर्दाश्त नहीं हो पाया। उसमें से एक उधम सिंह था, वो कपड़ा के मिल में काम कर रहा था, अमृतसर में कपड़ा का मिल था, उसमें काम कर रहा था, और उस समय वहां प्रेजेंट था। उधम सिंह प्रेजेंट था। उसको, उस दुर्दशा को, उस दशा को देख करके इतना ज्वाला भड़का दिल में, प्रतिशोध की ज्वाला जो भड़का, उसी समय उस मिट्टी को उठा करके कसम खा लिया कि जब तक हम जनरल डायर को अपने हाथों से मौत का घाट नहीं उतार देंगे, तब तक मैं जीवन में अमन चैन नहीं ले सकता। जानते हैं
वो 1920 में शादी भी किया था, मैक्सिकन लड़की से शादी किया था, उसे 2 बच्चा था, उसे 2 बच्चा था। उसको छोड़ करके 1927 में भगत सिंह ने शपथ ले लिया था, कसम खा गया था कि जब तक हम जनरल डायर को 7 समुंदर पार जाकर के नहीं मौत के घाट उतारते, तब तक मेरा भारत माता के कर्ज को मैं नहीं चुका सकता। इस नरसंहार का बदला मुझे हर हाल में लेना है। तब जाकर के वो अमेरिका भाग गया, अमेरिका चला गया एकदम से। और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मार दिया था। 13 मार्च 1940 में जनरल ओ डायर को बीच असेंबली में जाकर के लंदन में गोली मार दिया था। कहां मारा था? और 31 जुलाई 1940 को उनको इसी घटना के लिए फांसी दे दिया गया था क्लिंटन विले जेल में। क्लिंटन विले जेल में असेंबली क्रॉस फांसी दे दिया गया था। उस समय जनरल डायर जो था वो कितना वर्ष का था? 75 वर्ष का था, 75 वर्ष का। और वो भाषण दे रहा था। वो लंदन के विस्टर के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल एशियन सोसाइटी, जो रॉयल सोसाइटी फॉर एशियन अफेयर्स के नाम से जाना जाता है, संयुक्त बैठक में भारतीय क्रांतिकारी, भारत का जो क्रांतिकारी उधम सिंह नगर टिकाए बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि कब वो अपना भाषण शुरू करे। उस समय पटियाला पंजाब में जनरल ओ डायर, समझे ना, जनरल ओ डायर जो था वो कैप्टन था, कैप्टन बन के आया था और वही गोली चलवाया और हजारों निहत्तों को गोली का शिकार बना दिया था। उधम सिंह था, वो सिख धर्म कंबोज जाति से आने वाला था, कंबोज जाति से आने वाला था। उस मां के खून को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो चाहता तो अमन चैन की जिंदगी जी सकता था। उस समय जो नेता जो क्रॉस ब्रीड का था, क्रॉस का पैदाइशी था, उसका एक लहू भी, एक बूंद खून भी अंग्रेज को नहीं दे पाया। भारत के लिए कोई योगदान नहीं था, वो चापलूस टाइप का था। उसी को अंग्रेज भारत का विरासत देकर के चला गया और वही दूसरा अंग्रेज बन गया, ब्लैक अंग्रेज। व्हाइट अंग्रेज तो चला गया, ब्लैक अंग्रेज सब बच गया, जो आज तक भारत को मूल रूप से आजाद नहीं होने दिया। उसी का रूल रेगुलेशन आज भारतीय इंसान पर लगाए हुए है। सारा नियम कानून आज भी वही है, प्रशासन से लेकर के नीचे कर्मचारी तक सब वही रेगुलेशन का पालन करता है। जिस समय अंग्रेज था
वो सारे कर्मचारी को शोषण करने के लिए नियुक्त करता था, सिपाही से लेकर के दरोगा, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, आईजी, एसपी, डीएसपी, ये तमाम जो पदाधिकारी था वो केवल भारतीय किसान से उगाही के लिए, लूटने के लिए अपना कर्मचारी नियुक्त करता था। वही नियम कानून आज भी है। खेत का रसीद कटाने जाइएगा तो पैसा मांगता है, टैक्स लेता है, शोषण करता है। उस समय उधम सिंह किस मां का ब्लड उसके रग रग में दौड़ रहा था, जिस तरह का विचार आया, मारा किसी को, उसको क्या जरूरत था, लेकिन क्यों सौगंध खाया। और 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को 6 गोली सीने पर धांस दिया। क्या जरूरत था? वो ओरिजिनल रजबीज का पैदाइशी था, उसमें त्याग और बलिदान और प्रतिशोध की भावना कूट कूट करके भरा हुआ था। जो भारतीय मूल पर जो गोलियां चलवाया था उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अन्याय को बर्दाश्त, जो सही इंसान होता है, क्रांतिकारी होते हैं, वो गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करता। वही उधम सिंह था, भारत का वीर सपूत, अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी, भारत का लाल, वो था तो उधम सिंह था। आज तक है कोई माइका लाल जो 7 समुद्र लंदन में जाकर के गोली चला दे? दूसरे के असेंबली में है कोई? नहीं है। जो अपने बहु बेटी को, बहु बेटा को त्याग करके अमेरिका जाकर के प्लान बनाया और वहां से वो लंदन के लिए रवाना हुआ और बहुत दिन तक इंतजार करते करते सारा नियम कानून कब क्या करता है जनरल डायर पता लगा करके सही निशाना पर जाकर के गोली का बौछार कर दिया। तब तक उसका एज 75 साल हो चुका था। समझ गए ना? वो उधम सिंह था। और आजकल के नेता अपने माल बेटी, बाल बच्चों को 7 पीढ़ी तक अयासी करने के लिए लूट रहा है। वो देशभक्त है, चोर लुटेरा उचक्का की औलाद है। और उसी को आप मनुवादी विचारधारा के, सामंतवादी विचारधारा के वोट देते हैं। तो गलती किसका है? गलत तो आप करते हैं। आप सही से सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपको दलित क्यों कहा गया है? क्योंकि आप तो संस्कारों मिला है शूद्र वाला। छोटे से सुख के लिए बहुत बड़ा सुख को आप भूल जाते हैं। क्या जरूरत था इतना महापुरुष को पैदा होने की, त्याग और बलिदान देने की? आपके जैसी नाजायज औलाद और पैदाइशी को क्या होगा त्याग और बलिदान देकर के? आप सब क्रॉस ब्रीड है, ओरिजिनल बहुजन का नहीं है। आप बहुजन नहीं है, आप सब क्रॉस ब्रीड है। जो इस तरह का होता है उसी का विचारधारा को अनुसरण करता है। देश को गुलाम होते अब देर नहीं लगेगा, तो ख्याल कर लीजिए। इस तरह का रवैया रखे कि देश को गुलाम होते देर नहीं लगेंगे। कुछ ही दिन में बहुत अच्छा दिखाई देगा गुलामी। गुलामी का चहल पहल जो है ना, बहुत जल्दी दिखाई देने रहा है। चलिए अगले एपिसोड में बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा।